तो हम लोग बात करने वाले थे आपका 302 पर कंप्लीट बात लगभग हो रही है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता के संबंध में लगभग कंप्लीट हो रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा समझ लेने लायक बात यही है कि 301 में भी इनेक्टमेंट हो सकता है और 302 और 304 में भी इनेक्टमेंट हो सकता है, और 303 राज्यों की शक्ति पर भी प्रतिबंध लगाता है और केंद्रीय विधायिका इसकी शक्ति पर भी प्रतिबंध लगाता है। और 305 का जो इनेक्टमेंट है वो एग्जिस्टिंग लॉ मीनिंग देयर बाय, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रवर्तन में आया उस दिन जो लॉज भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तन में थे व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित, उनको सुरक्षित और संरक्षित करने के संबंध में इनेक्ट किया गया है। और साथ ही नेशनलाइजेशन, अगर आगे स्टेट किसी व्यापार का करना चाहता है तो उससे संबंध रखता है। तो एक कंप्लीट जो योजना है वो केवल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा परेशानी हमें तो कम से कम इसी बात में हुई थी कि ये समझ ही में नहीं आता था कि आखिर 301, 302 और 304 में फर्क कहां पर है। क्योंकि टैक्स लॉ 301 में भी बनना, ये कोई कानून जो व्यापार को रेगुलेट कर रहा है वो 301 में भी बनना, और कानून जो व्यापार से संबंधित है वो 302 और 304 में भी बनना है। तो फिर ये अलग अलग कैसे हो रहा है? और 301 में विधायन की कोई शक्ति प्रत्यक्ष रूप से विधायिका को दी गई ये दिखता नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ इतना कहा कि व्यापार वाणिज्य और समागम भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद होगा। अब इस आबाद शब्द में ही रेगुलेशन की ताकत या विधायन की ताकत छिपी हुई है। इसको समझने में दिमाग असमर्थ रहता है, और बस यही समझ लेना है। और इसे समझ लेने के कारण ही या इस पर ध्यान देने के कारण ही कानून के लोग अन्य समाज जीवन के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं, और उन्हीं के आगे केवल विद्वान शब्द का प्रयोग होता है। विद्वान शब्द का प्रयोग उनके नाम के आगे, ये कोई प्रशंसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनकी प्रशंसा की जा रही, प्रशंसा नहीं है, ये सिर्फ एक तथ्य है, ये वाकई ऐसा है, क्योंकि उनका ध्यान बिल्कुल ठीक वहीं पर जाता है। लेकिन इससे ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि वे जिन्हें कानून की फील्ड में होना चाहिए था लेकिन नहीं है, और आप जिन्हें कानून की फील्ड में नहीं होना चाहिए था और हैं, ठीक है, इसके कारण से आप में कोई विद्वता पैदा हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उस बात को, जो उस असट को, जो किसी शब्द के पीछे उस भाव को पहचानने में सक्षम है, वही कानून का आदमी। हम बात कर रहे थे किसी से कि आदमी और जानवर, इसके बीच बेसिक फर्क देखें तो बेसिक फर्क जो दिखाई देता है कि जानवर जिस दिन जैसा पैदा होता है उस दिन वो जो कुछ सीख कर आया है बस उसी सीखे हुए के आधार पर वो जिंदगी जीता है। जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन उसे जिस ढंग से बोलना आता था उसी ढंग से जिंदगी भर बोलता है। उसे भौं भौं करना अगर आता था तो जिंदगी भर भौं भौं ही करता है। जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन जो खाता है उसी को जिंदगी भर खाता है। जिस वातावरण में रहना पसंद करता था उसी वातावरण में रहना हमेशा पसंद करता है।
ठीक है, जलचर को आप जमीन पर रखो, प्रसन्नता नहीं होगी उससे। ठीक है, नभचर को आप जल में रखो, उससे प्रसन्नता नहीं होगी। वो जिन सर्कमस्टांसेस में पैदा होता है, उन्हीं सर्कमस्टांसेस में रहना पसंद करता है, और कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट वो ईश्वर के यहां से लेकर आता है। जो मांसाहारी हैं वो मांस ही खाएंगे, और जो शाकाहारी हैं वो शाकाहार ही करेंगे। मनुष्य के साथ ये नहीं है। वो जिस दिन आता है उस दिन उसे कुछ भी नहीं आता है, न वो बोलना जानता है, न वो खाना जानता है, न किसी एक पर्टिकुलर वातावरण में रहना जानता है, कुछ नहीं जानता, लेकिन अनुकूलन करता है। हिंदुस्तान में पैदा हुए बच्चे को आप साइबेरिया में रख दो, वो वहां रहना सीख लेगा। साइबेरिया के बच्चे को यहां ले आओ, वो यहां रहना सीख लेगा। आप इंग्लैंड में पैराशूट से छोड़ दिए जाएं और जीवित बच जाएं तो आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। आप हिंदुस्तान में आ जाए तो हिंदी सीख जाएंगे। ठीक है ना, कुछ सीख कर नहीं आए, जो सीखना है यही सीखेंगे। और परिस्थितियों से निपटने के लिए पूर्व में अगर कुछ सिखाया भी है जिंदगी ने तो उसमें सुधार भी करते चलेंगे। कोई एक सिद्धांत पकड़ कर नहीं बैठेंगे, और अगर एक सिद्धांत आप पकड़ कर बैठ गए तो आप प्रारूप से आदमी भले ही हो, गुण से जानवर हैं। ठीक है, गुण से जानवर है। यही बेसिक फर्क है आदमी और जानवर का। ठीक है, प्रारूप ये महत्व की बात नहीं होती, ये कभी महत्व की बात नहीं है। जहर आपको मिठाई सूरत में दे दिया जाए तो जहर ही रहेगा ना, मिठाई तो नहीं बनेगी। ठीक है, और मिठाई कितने भी खराब स्वरूप की आपको दी जाए, घरों में जो अक्सर मिठाई बनती है वो उतनी नफासत के साथ नहीं बन पाती जितनी नफासत के साथ हलवाई क्या बनती है, लेकिन उसकी शुद्धता हलवाई की अपेक्षा 100 गुनी होती है। ठीक है ना, तो मिठाई वो कितनी भी खराब क्यों ना हो, गुण से मिठाई रहेगी। तो प्रारूप महत्व की बात ही नहीं है। महत्व की बात यह है कि आदमी ये कुछ सीख कर नहीं आता, सब कुछ सीखता है और परिस्थितियों से अनुकूलन करता है। इसलिए वे लोग जो आदमी में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने कभी सीख लिया कि अमुक व्यक्ति अच्छा था तो बस ये मान लिया कि अमुक व्यक्ति अच्छा था। अमुक व्यक्ति के गुणों का विश्लेषण करके आप स्वयं निर्धारित करो ना कि वो अच्छा था या अच्छा नहीं था। और कोई एक चीज जिंदगी में पकड़ कर नहीं चला जा सकता। जिंदगी गतिशील है और उसमें विभिन्न परिस्थितियां, उनके मुताबिक आप अपने को मोल्ड करते रहेंगे तो आप आदमी हैं। अदरवाइज आप जानवर हैं। और जो आदमियों में जानवर जैसे हैं, उन्होंने ही ये कहावत बनाई है कि शेर भूखा रहेगा, घास नहीं खाएगा। ये शेर की विशेषता नहीं है, ये शेर का जानवरपन है। आदमी अगर जरूरत होगी तो मांसाहार भी कर लेगा और जरूरत होगी तो शाकाहार भी कर लेगा, क्योंकि प्राण रक्षा ये आहार का धर्म है। आहार काहे के लिए? प्राण रक्षा के लिए। आहार पर जोर नहीं है, लेकिन जानवर का जोर आहार के प्रकार पर है और आदमी का जोर आहार के उद्देश्य पर है। इसलिए आदमी जानवर से बेहतर है। और ये पता कैसे लग रहा है? ये किसी किताब में नहीं लिखा है। आप जानवर और आदमी इसका विश्लेषण करेंगे, आपको दिखाई देगा। ठीक
ठीक है। तो व्यापार, वाणिज्य और समागम, इनके भी समझने लायक जो कुछ है वो केवल इतना है कि इनेक्टमेंट ये 301 में भी होगा और इनेक्टमेंट ये 302, 304 में भी होगा। इनेक्टमेंट 301 में कैसे होता है, क्यों होता है, बस यही सबसे ज्यादा हमें तो बहुत दिक्कत देती थी ये बात, और समझ में नहीं आता था कि ये जो अबाध शब्द लिखा है इसे धरातलीय सत्य बनाने का जो दायित्व तो राज्य पर रखा गया है, तो इसे धरातलीय सत्य के रूप में बदला ही तभी जा सकता है जब सुविधाओं का विकास हो, जब रेगुलेशन हो। अदरवाइज कोई चीज आबाद रह नहीं सकती, कोई गतिविधि, कोई क्रिया आबाद रह नहीं सकती जब तक उस गतिविधि को आबाद रहने के लिए आवश्यक सुविधाओं को न जुटा दिया जाए और गतिविधि को आबाद रखने में जो चीजें सहायक हैं उनको बढ़ावा और जो उसकी विरोधी है उनको हटाने की व्यवस्था न बना दी जाए, तब तक कोई चीज आबाद रह ही नहीं सकती। ये बात ही नहीं समझ में आती थी, इसलिए 301। अब 302 हमने कल भी आपसे चर्चा की कि 302 क्यों, इसलिए क्योंकि कई बार लोकहित में इस बात की आवश्यकता हो सकती है कि एक पर्टिकुलर इनेक्टमेंट जो किया जाए, ठीक है ना, और अगर पर्टिकुलर इनेक्टमेंट लोकहित में जरूरी हो रहा है तो उसे करने की सुविधा जो मिलनी चाहिए, तो उसके लिए 302 उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अबाध यही लक्ष्य नहीं है, कई बार अबाध रखने से नुकसान हो जाएगा, इसलिए निर्बंधन या अधिरोपित करने की शक्ति रहेगी। क्या कहता है, संसद किसी विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट ये एक बहुत बड़ा शब्द है, लोकहित में अपेक्षित हो, इसका मतलब यह हुआ कि लोकहित में जो कुछ अपेक्षित है वो सब कुछ करने की ताकत संसद को है। और जब इसे 301 के साथ देखें तो इसका मतलब यह हो जाता है कि अगर संसद ने कोई इनेक्टमेंट बनाया तो जब भी आप किसी शक्ति का उपयोग करते हो तो ये लिखते नहीं हो या ये बोलते नहीं हो अमुक अधिनियम या अमुक रूढ़ या परंपरा से प्राप्त शक्ति के आधार पर हम ये काम कर रहे हैं, ये नहीं कहते हो आप सिर्फ काम करते हो। और जब आपके काम का मूल्यांकन होता है कि वो आपने अपनी शक्ति के भीतर रहकर किया है या अपनी शक्ति के बाहर जाकर किया है, तब रूढ़ियों, परंपराओं आदि की ओर ध्यान दिया जाता है कि क्या आपको उस प्रकार का काम करने की शक्ति थी भी या नहीं। तो संसद भी कभी ये बताकर नहीं करती है कि वॉट एवर ही इज गोइंग टू डू, ठीक है, वो सब कुछ वो अपने को प्राप्त की शक्ति के आधार पर कर रही है, ये बताती नहीं, वो तो करती है। और जो कुछ उसने किया वो उसकी शक्ति के भीतर था या उसकी शक्ति परस्ताप था, अर्थात वो अल्ट्रा वायरस था या इंट्रा वायरस था। शक्ति परस्ताप इसकी अंग्रेजी क्या, अल्ट्रा वायरस, और शक्ति के भीतर इसकी अंग्रेजी क्या, इंट्रा वायरस। वो अल्ट्रा वायरस था या इंट्रा वायरस था, ये तय करने का काम या ये जांचने का काम न्यायपालिका का है। और न्यायपालिका ये राज्य का ही अंग है। जैसे तुम्हारे हाथ ने जो कुछ किया वो ठीक था या ठीक नहीं था, इसे जांचने का काम आपका मस्तिष्क ये करता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो न्यायालय ये देखेगा कि वो शक्ति, और अगर न्यायालय पाता है कि वो जो कुछ संसद ने किया है वो काय के लिए जरूरी है, व्यापार,
वाणिज्य और समागम को आबाद बनाए रखने के लिए। तो मामला 301 ही में, तब आगे सोचने की आवश्यकता ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। अगर जो कुछ किया गया है उससे व्यापार वाणिज्य और समागम को आबाद बनाए रखने में मदद मिल रही है। यानी यह देखा गया सबसे पहले कि जिसको रेगुलेट किया, क्या वो व्यापार है, क्या वो वाणिज्य है, क्या वो समागम है। अगर जिसको रेगुलेट किया वो व्यापार वाणिज्य और समागम है ही नहीं, तो फिर 301 इसका सवाल ही नहीं उठता। फिर तो संसद की मर्जी, उसने किया तो किया, क्योंकि व्यापार वाणिज्य और समागम ये आबाद रहेगा। जो व्यापार वाणिज्य और समागम नहीं है उसे रोक रहे, तो 301 से लेना ही देना क्या है। जैसे उसने जुआ खिलाना रोक दिया, वैश्यावृत्ति रोक दी, शराब पिलाना रोक दिया, तो व्यापार थोड़े रोका है, क्योंकि ये व्यापार ही नहीं। तो जो कुछ संसद ने रोका, क्या वो व्यापार वाणिज्य और समागम है? इफ यस, अब मामला आगे बढ़ेगा। जो रोक लगी, क्या वो वास्तव में व्यापार वाणिज्य और समागम को आबाद रखने की कोशिश है? दिखती भर रोक है, वो रोक सिर्फ दिखती भर है। इफ यस 301 में ठीक है, वो आगे जांच की आवश्यकता ही नहीं। अब तीसरी बात, जो कुछ संसद ने किया वो व्यापार वाणिज्य और समागम पर रोक लगाता है, ये सही है। और वो रोक व्यापार वाणिज्य और समागम को आबाद रखने के लिए जरूरी भी नहीं है। अब मसला आगे बढ़ेगा। अभी भी यह नहीं कहा जा सकता कि संसद वैसा नहीं कर सकती थी, अभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देयर इज आर्टिकल 302 आल्सो, और वो कहता है कि संसद व्यापार वाणिज्य और समागम पर ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकती है जो लोक हित में अपेक्षित हो। अब जो देखना है वो ये देखना है कि व्हाट एवर रेस्ट्रिक्शंस यू हैव इम्पोज्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, क्या दोनों के बीच कोई संबंध है, यह देखना है। अगर लोकहित और आपके निर्बंधन, इसके बीच संबंध दिखाई दे रहा है, तो यह निर्बंधन लोकहित में अपेक्षित है। और अब यह नहीं कहा जा सकता कि यह निर्बंधन नहीं लग सकता था, क्योंकि संसद की शक्ति 302 में अप्रतिबंधित है निर्बंधन अधिरोपित करने की, और वो आबाद बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है, स्वतंत्र शक्ति है। ठीक है, देयर इज नो इंटर रिलेशन बिटवीन 301 एंड 302। 301 आबाद बनाए रखने के लिए है, और 301 में जो प्रतिबंध लगा उसे तो वाकई प्रतिबंध कहा भी नहीं जाना चाहिए, वो केवल भाषाई मजबूरी के कारण प्रतिबंध कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो 302 में लगा उसे प्रतिबंध कहेंगे हम। बट इफ दैट हैज एनी रिलेशन विद पब्लिक इंटरेस्ट, अब सवाल यह उठता है कि उसका बहुत थोड़ा संबंध पब्लिक इंटरेस्ट से है, और प्रतिबंध आपने बहुत ज्यादा लगा दिया। क्योंकि जैसे अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं हम देखते हैं, क्या कहता है, युक्ति संगत प्रतिबंध, यानी जितना जरूरी है उतना ही प्रतिबंध, और आपने लोकहित में जितना जरूरी था उतना प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि उससे ज्यादा लगाया। अब संसद की ओर से तर्क आ सकता है कि यहां 302 में युक्ति संगतता की बात नहीं हुई है। ठीक है, उन्होंने सीधे कहा है कि संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बंधन, युक्ति संगत शब्द नहीं है, ऐसे निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगी जो लोकहित में अपेक्षित, इतना ही कहा, ऐसे निर्बंधन, मीनिंग देयर बाय
लोकहित और निर्बंधन, इसके बीच संबंध है, बस वो संबंध युक्ति संगत है, इसकी जांच की जरूरत नहीं है, यह भी कहा जा सकता है, क्योंकि युक्ति संगत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। और आप ये नहीं कह सकते कि भूल गई विधायिका, ये पहली बात तो निर्वचन के सिद्धांत के प्रतिकूल है। और दूसरी बात 304 बी जब आप देखें तो 304 बी में कहता है, अन्य बातें बाद में पढ़ेंगे, खाखंड देखें, उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा। यहां युक्त शब्द है और चैप्टर एक ही है भाई। 302 304 के बीच 303 ही तो है, तो 302 में वो युक्त शब्द भूल गए, 304 बी में उन्हें ध्यान में आ गया, ये तो नहीं माना जा सकता। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर संसद ऐसे प्रतिबंध लगा सकती है जो अयुक्त भी हो किंतु लोकहित में बस अपेक्षित हो, अर्थात प्रतिबंध और लोकहित इसके बीच कोई बैलेंसिंग संतुलन कारक संबंध न भी हो तो भी संसद का अधिनियम वैध माना जाए। क्या यह इसका अर्थ निकलता है? तर्क दिया जा सकता है कि निकलता है, लेकिन तर्क हमेशा ठीक होना चाहिए, अन्यथा वो सिर्फ बात जीतने की कोशिश है और उसे भाषा में कुतर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो माना यह गया है कि चूंकि जब भी व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगेगा तो 100 में 99 मामलों में वो 302 के आधार पर भी चैलेंज किया जाएगा और 19(1) के आधार पर भी चैलेंज किया जाएगा 99 मामलों में, क्योंकि अगर आपका कानून कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन का विरोध करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो 19(1) के आधार पर भी चैलेंज होगा, और जब 19(1) के आधार पर भी चैलेंज होगा तो युक्ति संगतता वहां तो देखी जाएगी, वहां तो आवश्यक भाग है। वहां तो कहा कि राज्य व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन विधि बनाकर अधिरोपित कर सकता है, तो युक्त वहां तो आ जाएगा। और जब वहां आ ही जाएगा और 100 में 99 मामलों में 19(1) के आधार पर भी चैलेंज होगा, तो इसका मतलब यह है कि हमें यहां युक्त शब्द पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और पढ़ लेना चाहिए, लेकिन लिखा क्यों नहीं, इस बात का क्या उत्तर हो? तो इस बात का उत्तर यह है कि ऐसा लगता है कि फ्रेमर्स ने यह माना होगा कि कानून हमेशा युक्त ही होता है, क्योंकि जो युक्त नहीं है वो कानून है ही नहीं। ठीक है ना, मेनका गांधी ने ये डिसाइड किया कि जो जस्ट नहीं, फेयर नहीं, रीजनेबल नहीं, तीनों ना हो तो भी कानून नहीं, और 3 में से 1 ना हो तो भी कानून नहीं। ठीक है, तो 2 बातें आ गई, युक्त लिखने की जरूरत ही नहीं है, कानून बना सकती, मीनिंग देर भाई युक्त कानून बना सकती। और चूंकि 19(1) इसके आधार पर भी चैलेंज होगा, युक्त वहां लिखा ही है, तो आप कहेंगे राज्य के मामले में यानी 304 बी में क्यों लिख दिया? इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस, राज्य ज्यादा गड़बड़ कर सकते हैं और आपको ज्यादा गड़बड़ करते दिख रहे हैं वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में भी। वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में भी आप देखें, नेशनल इंटरेस्ट इस समय यह कहता है कि आप भाई कश्मीर की विधानसभा ने कल प्रस्ताव पारित किया नहीं किया? असदुद्दीन ओवैसी उनसे ज्यादा मुखर आलोचक तो इस सरकार का कोई नहीं हो सकता। उन्होंने आखिर बिलावल भुट्टो को उत्तर दिया नहीं दिया और कहा कि अपने यहां देखो, ठीक है, हमें मत बताओ। उमर अब्दुल्ला ने वही कहा। लेकिन राज्य अगर डिफरेंट
पॉलिटिकल पार्टी से शासित है, तो उनकी वॉइस देखिए। अब आप कहेंगे उमर अब्दुल्ला भी डिफरेंट पॉलिटिकल, लेकिन वो इंसिडेंट वहीं हुआ है, वो इंसिडेंट वहीं हुआ, ठीक है, वो बात अलग हो जाती है। तो आप इस सिनेरियो को हर वक्त देख पाएंगे। इसलिए फ्रेमर्स की बुद्धि, उन्होंने जब राज्यों की बात की 304वीं में तो युक्त युक्त लिखा, लेकिन पार्लियामेंट की बात की तो युक्त युक्त लिखना जरूरी नहीं माना, ठीक है। तो युक्त युक्त शब्द का लोप है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि युक्त युक्त शब्द यहां है नहीं, यहां इनहेरेंट है युक्त युक्त। और जब मसला 301 से बाहर आएगा तब देखा जाएगा कि क्या पार्लियामेंट का ला 302 के मुताबिक युक्त युक्त है और युक्ति संगत निर्बंधन अधिरोपित कर रहा है। कल हमने चर्चा की थी कि पार्लियामेंट ने बहुत से कानून बनाए, आवश्यक वस्तु अधिनियम है, ठीक है, सेंट्रल सेल्स एक्ट है, बहुत सारे अधिनियम उन्होंने बनाए, ठीक है, जो युक्त युक्त निर्बंधन अधिरोपित कर रहे हैं व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर। और वे निर्बंधन ऐसे नहीं है जो व्यापार वाणिज्य और समागम को आबाद बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। इसका मतलब यह हो गया कि पार्लियामेंट कंपनसेटरी टैक्स ये तो लगा ही सकती है, ऐसा टैक्स भी लगा सकती है जो कंपनसेटरी न हो लेकिन लोकहित में अपेक्षित हो। पार्लियामेंट ऐसे कानून बना सकती है जो कि व्यापार वाणिज्य और समागम को आबाद बनाए रखने के लिए जरूरी हो और रेगुलेटरी मेजर्स उपलब्ध कराते हों। साथ ही ऐसे कानून भी बना सकती है जो व्यापार वाणिज्य और समागम को आबाद रखने के लिए जरूरी न हो लेकिन लोकहित में अपेक्षित हो। जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, आप जंगली काट डालोगे तो दूसरे राज्यों में तो बाढ़ आएगी और तुम कहो नहीं हम तो व्यापार वाणिज्य और समागम कर रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे रेगुलेटरी मेजर्स भी अपनाए जा सकते हैं। 302 303 राज्य की और केंद्र की दोनों की क्षमता पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि यहां वो क्या कह रहा है, संसद विधि द्वारा वो अच्छा 303 कहते हैं अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी 7वीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर संसद को या राज्य के विधानमंडल को, यानी 303 सबसेक्शन 1 दोनों की शक्ति पर लागू हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति, ठीक है, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है, यह दिया जाना प्राधिकृत करती है, अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई विभेद करती है, यह किया जाना प्राधिकृत करती है। यानी राज्यों और केंद्र दोनों पर एक प्रतिबंध आ गया 303 सबसेक्शन 1 के माध्यम से। और आपको मालूम है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां, जिनमें से 2 केंद्र को विधायन की शक्ति देती हैं और 2 ही राज्य को विधायन की शक्ति देती हैं। यह अलग बात है कि समवर्ती सूची पर उनका विधायन उनके अधीन आ जाएगा, लेकिन दोनों को मिली है। इसलिए उसने कहा कि राज्य का विधानमंडल हो और चाहे केंद्र की विधायिका हो, एक स्पष्ट प्रतिबंध उन्होंने लगाया कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान देते हो। यानी एक राज्य, केंद्र भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता कि एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान मिले, और राज्य भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता
कि उससे एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान मिले। ये दोनों नहीं कर सकते। अब 2-3 सवाल खड़े हो जाते हैं। उसने क्या लिखा? उसने कहा कि अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी 7वीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर, तीनों सूचियों में व्यापार वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर। अब दो बातें होती हैं। हम ये कहें कि शांति और व्यवस्था के लिए जरूरी है कि आप लोग यहां शांत बैठे, लेकिन आप लोग यहां शांत बैठे और अपनी अपनी मोटरसाइकिलें ऐसे लगा आए हैं कि सड़क ब्लॉक हो जाए, तो शांति नहीं रहने वाली है। अब सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करने का आवश्यक संबंध शांति और व्यवस्था से जुड़ रहा है, लेकिन इमीडिएट शांति और व्यवस्था से सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करने का कोई संबंध नहीं दिखता। जो मूर्ख होता है वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस को देखता है, और जो जीनियस होता है वो दूर की देखता है। उसे काम के जो इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो आवश्यक रूप से होंगे, वो भी दिखाई देते हैं। मूर्ख और जीनियस, इसके बीच अंतर यही है, ठीक है ना? ऐसे ही जो मूर्ख और जीनियस के बीच का अंतर है, यही अंतर उन सो कॉल्ड जो लोग आपको बुराई के विरोध में दिखाई देंगे उनमें है, और जो वाकई बुराई के विरोध में है उनमें दिखाई देगा। जो बुराई के विरोध में दिखते हैं वो बुराई के विरोध में कतई नहीं है, क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि आप शराब का विरोध करके खुद को प्रतिष्ठित करना चाहते हो, और वो शराब पीकर शराब के मजे को लेना चाहते हैं। आपको प्रतिष्ठा में मजा है, उन्हें शराब पीने में मजा है। शराब की वैल्यू दोनों के लिए है। अगर सब शराब पीना बंद कर दे तो तुम्हारे विरोध का आधार चला गया, ठीक है? और शराब बंदी हो जाए तो इनके लिए शराब उपलब्ध नहीं है। शराब दोनों के लिए आधार है। जो ठीक व्यक्ति है उसे इससे मतलब ही नहीं है कि तुम शराब पीते हो या नहीं पीते। अरे पीते हो कि हमसे क्या लेना देना? ये उदासीन व्यक्ति सारी चीजों से, यही सबसे ठीक आदमी है। देखने में वो ठीक लगता है जो शराब का विरोध कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो ठीक है जो ये कहता है हमें मतलब ही नहीं, कहता भी नहीं है, उसे वाकई मतलब है ही नहीं, वो कहता भी कुछ नहीं। ये कहता है, ये बोलना भी भाषाई मजबूरी है, अन्यथा ऐसा व्यक्ति कुछ कहता ही नहीं है। अरे हमसे क्या मतलब, तुम खूब अपना चाहे जो कुछ करो, हमें क्या लेना देना, हमें दिखता ही नहीं हो, मेरे लिए वो महत्व का ही नहीं। तो आपको जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। दोनों बातें होती हैं। ऐसे ही यहां उन्होंने लिखा व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित जो प्रविष्टियां हैं तीनों सूचियों में। अब व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रविष्टियां, वे सब प्रविष्टियां मानी जा सकती हैं जो प्रविष्टियां व्यापार वाणिज्य और समागम को प्रभावित करने वाले कानूनों के निर्माण के लिए आधार
ये उपलब्ध कराती हैं, उनमें टैक्सेशन से संबंधित एंट्रीज वो भी हैं, ठीक है, या अन्य ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित एंट्रीज वो भी हैं, क्योंकि वो भी व्यापार वाणिज्य और समागम को प्रभावित कर देंगे। और व्यापार और वाणिज्य और समागम इससे प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली एंट्रीज वो भी हैं, और वो संख्या में बहुत कम है। सेकंड सूची में शायद 26-27, थर्ड में समवर्ती सूची में शायद 33, ठीक है ना, और ऐसे ही संघ सूची, मतलब वो कम है और वो ज्यादा है। अब यहां पर अर्थ क्या लें, और यहीं पर व्याख्या के प्रश्न पैदा होते हैं। भाई यहां पर तो सिर्फ इतना कहा कि केंद्रीय विधानमंडल को या राज्यों के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की 3 प्रविष्टियों में व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रविष्टियों के आधार पर कोई ऐसा विधायन करने की शक्ति नहीं है जो एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान देता हो। यहां सिर्फ इतना ही कहा, लेकिन ये व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रविष्टियां, इन शब्दों का क्या अर्थ है, दिक्कत यहां है। क्या जो प्रत्यक्ष प्रविष्टियां व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है, हम अपनी बात केवल वहीं तक रखें, और या हम उन सब प्रविष्टियों को अनुच्छेद 303 सबसेक्शन 1 के लिए व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रविष्टियां मान लें, जो कहीं ना कहीं उन गतिविधियों के लिए आधार पैदा करती हैं जिनसे व्यापार वाणिज्य और समागम प्रभावित हो सकता है। अर्थान्वयन क्या करें? आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथोरिटेटिव अर्थान्वयन करने का हक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को है। अब क्योंकि इतने महत्वपूर्ण विषयों पर उच्च न्यायालयों के मत अक्सर नहीं होते हैं, और हो भी तो भी उन विषयों पर उच्चतम न्यायालय का मत बेहतर माना जाता है, क्योंकि हायरार्की में वो सर्वोच्च है, इसलिए बात सर्वोच्च न्यायालय की ही चलती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अनेकों मुकदमे गए, राजस्थान ऑटोमोबाइल, नटराज मुदालियार, इनमें से एक में भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। क्या व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रविष्टियां, इनके अंतर्गत तीनों सूचियों की ऐसी सब सूचियां हम मान लें जो व्यापार वाणिज्य और समागम को प्रभावित कर सकती हैं, या केवल वे प्रविष्टियां जो प्रत्यक्ष व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है उन्हें माने? इस विषय का कोई उत्तर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। लेकिन बेहतर व्यू क्या है? आपसे एलएलएम में यही अपेक्षा होती है, आप अपना व्यू दें कि बेहतर व्यू क्या है, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट, ठीक है, तो आपको अपना बेहतर व्यू देना चाहिए। तो बेहतर व्यू यह है कि इन शब्दों का यह अर्थान्वयन स्वीकार किया जाए कि व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित जितनी प्रविष्टियां हैं सब इन शब्दों के अंतर्गत मान ली जानी चाहिए, क्योंकि अगर सब मान ली गई तो टैक्सिंग, जो टैक्स से संबंधित प्रविष्टियां हैं, वे डायरेक्ट व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित तो नहीं है, वो तो टैक्स लगाने से संबंधित है कि अमुक गतिविधि पर टैक्स लगाया जा सकेगा, अमुक गतिविधि पर टैक्स लगाया जा सकेगा। वो प्रत्यक्ष व्यापार वाणिज्य और समागम को बनाए रखने से संबंधित प्रविष्टियां नहीं है, लेकिन टैक्सेशन व्यापार वाणिज्य और समागम को प्रभावित करता है, ये सही है। और व्यापार वाणिज्य और समागम राष्ट्र की प्रगति का आधार है, इसलिए अगर टैक्सेशन विभेदीकरण की नीति के साथ लगाया जाएगा, उत्तर प्रदेश अपने यहां उत्पादित माल पर कम और गुजरात में उत्पादित माल पर ज्यादा टैक्स लगाएगा, तो गुजरात का माल यहां बिकना असंभव हो जाएगा
और हो सकता है जो माल गुजरात में उत्पादित हो रहा हो उसकी मार्केट उत्तर प्रदेश में हो। जैसे लैया चना, ये बिहार का मुख्य भोजन है और लैया चावल से बनेगी और चावल देश के विभिन्न हिस्सों में पैदा होता है और हो सकता है बिहार में भी होता हो, क्योंकि भूगोल और कृषि की हमें बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम उतना तो नहीं ही पैदा होता है जितनी की जरूरत वहां है। ठीक है, तो सवाल यह है कि कंजम्पशन वहां है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और है, और अगर टैक्सेशन बढ़ा तो ये मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई इसके बीच की जो वो है व्यवस्था है ये गड़बड़ा जाएगी और व्यापार वाणिज्य और समागम तो प्रभावित होगा ही, साथ ही देश की व्यवस्था भी प्रभावित होगी। इसलिए जरूरी है कि मान यह लिया जाए, ज्यादा बेहतर व्यू यह है कि तीनों सूचियों में जो भी एंट्रीज व्यापार वाणिज्य और समागम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का विधायन करने का हक संबंधित लेजिस्लेचर्स को देती है, उन सब प्रविष्टियों को इन शब्दों के अंतर्गत मान लेना चाहिए कि व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रविष्टियां जो तीनों सूचियों में है उनके आधार पर कोई इस प्रकार का विधान नहीं करेगा कि जिससे एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान मिले। इसका बेहतर व्यू यह है। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अधिकृत तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, आगे कहेगा ही, कभी ना कभी तो कहेगा ही। अब अगला कि व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित जो प्रविष्टियां हैं उनके आधार पर किसी भी लेजिस्लेचर को, वेदर दैट इज रिलेटेड विद स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेचर है, उन्हें यह हक नहीं है कि वे एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान देने वाली विधियां पारित करें। लेकिन इस बात को थोड़ा रिलैक्स किया है, कहा 303 सबसेक्शन 2 में, क्योंकि जरूरत है। और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो कल भी हमने कहा था फिर ये सब चीजें काहे से निर्वचन से लानी पड़ती हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी ये सब चीजें, वहां 301 जैसा प्रावधान था लेकिन बाकी सब कुछ नहीं था, तो फिर वहां काहे से लाना पड़ा? निर्वचन से। और 302 जो है हमारे यहां, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से सामने रखता है, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ 301 पे ही रुक जाता है। ठीक है, जो 302 है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है। सारे एक्सेप्शंस हमने अपने आप यहीं इनग्राफ्ट कर दिए, सारी स्थितियों का ध्यान रखें। ऐसा भी हो सकता है लोकहित में कुछ लगाना जरूरी हो और व्यापार वाणिज्य और समागम को आबाद रखने की जरूरी ना हो। यह भी हो सकता है सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर इस ढंग के कानून बनाए कि एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान दे। तो हमने लिख दिया कि तीनों सूचियों में जो विधायन की ताकत आपको दी गई है उसका अर्थ यह नहीं कि आप इस प्रकार के कानून बनाएं कि एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान मिले। और साथ ही इसका मतलब 303 सबसेक्शन 1 में व्यापार वाणिज्य और समागम को प्रभावित करने वाले कानून बनाने की शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब 303 सबसेक्शन 1 में विवक्षित रूप से ऐसा भी लिखा है कि व्यापार वाणिज्य और समागम को प्रभावित कर देने वाले कानून बनाने की शक्ति संसद में है, विधानमंडलों में है, भले ही वो लोकहित में अपेक्षित नहीं। ठीक है, भले ही वो लोकहित में अपेक्षित नहीं, लेकिन उन्हें बनाने की ताकत है। बस सिर्फ ध्यान जो आपको रखना है वो क्या, कि एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान न मिले, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 303 भले ही वो लोकहित में अपेक्षित नहीं, ये हमने कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ऐसा कानून ही बनाएंगे जिसमें लोकहित में अपेक्षित ना हो। अच्छी बात तो यह है कि लोकहित में
अपेक्षित भी हो और एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान भी ना मिले, बेहतर बात तो ये है। लेकिन मैक्सिमम सोचकर इनेक्टमेंट किया जाता है। तो इसलिए यहां लिखा कि इसका मतलब 303 सबसेक्शन 1 ये ताकत तो दे ही रहा कि कानून बनाने की ताकत तो है, बस सिर्फ जो ध्यान रखना है वो इतना कि एक राज्य से दूसरे राज्य को अधिमान ना मिले। और इसी बात को अभिव्यक्त रूप से 303 सबसेक्शन 2 में कह दिया, बता दिया, कोई बात रखी नहीं उन्होंने बाकी। उन्होंने कहा खंड 1 की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है। राज्य की बात नहीं की, ऊपर 303 सबसेक्शन 1 में राज्य और केंद्र दोनों थे, ठीक है, निर्बंधन अधिरोपित करने की बात थी, दोनों कानून बना सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देते हैं, ऐसा बनाने के हक नहीं था, ठीक है। लेकिन 303 सबसेक्शन 2 में विभेदकारी कानून बनाने का हक दिया, लेकिन किसे? केवल संसद को, तो राज्यों के विधानमंडल को नहीं। क्यों? पॉलिसी वही है जो आज आपको दिख रहा है, ये बहुत पहले 26 जनवरी 1950 में भी रहा होगा और सोचा गया है, ठीक है। जानबूझकर उन्होंने संसद को विधि, ठीक है, बनाने का हक दिया है विभेदकारी, लेकिन राज्यों के विधानमंडल को नहीं दिया। और कहा कि खंड 1 की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है, अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। यानी पार्लियामेंट में इनेक्ट अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, ठीक है, टू प्रिवेंट द स्कैर्सिटी ऑफ द गुड्स, जो वस्तुओं की कमी है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में, उसको दूर करने के लिए पर्टिकुलर पर्पस बता दिया। संसद की शक्ति को भी अनिर्बंधित नहीं छोड़ा और राज्यों को तो शक्ति ही नहीं दी। विभेदकारी डिस्क्रिमिनेटरी लॉ ये बनाने की ताकत राज्यों को तो दी ही नहीं, और संसद को भी दी तो बहुत सीमित शब्दों में, ठीक है, टू अवॉइड द स्कैर्सिटी ऑफ द गुड्स, वस्तुओं की कमी दूर करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है जो एक राज्य को दूसरे राज्य पर अधिमान देता हो। और संसद अक्सर आवश्यक वस्तु अधिनियम उन्होंने बना रखा है, उसमें अक्सर ही करते हैं कि जो मवेशियों का चारा है वो एक राज्य से बाहर नहीं जाएगा, एक जिले से बाहर नहीं जाएगा, वहां चारा ज्यादा हो गया है, ये चारा कम हो गया है, तो मार्केट में लाभ कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना या एक स्थान पर ही रोके रखना व्यापारियों की आदत होती है, और इसको रोकना ये व्यापार वाणिज्य समागम के लिए जरूरी होने के साथ ही शांति और व्यवस्था इसके लिए भी जरूरी है। इसलिए संसद को इस प्रकार के विभेदकारी कानून बनाने का हक दिया गया है कि अगर वस्तुओं की कमी कहीं हो रही है तो वहां वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए चारा जहां कम पैदा हुआ, ठीक है, अब यहां चारे के रेट बढ़ाने के लिए क्या किया? सब यहीं रोक लिया, ठीक है, या दूसरी जगह से चारा यहां आने नहीं दे रहा है, तो चारा के रेट लगातार यहां बढ़े हुए हैं। तो यहां कमी को दूर करने के लिए संसद ये कह सकती है कि ना, कहीं और नहीं जाएगा, सिर्फ यहीं जाएगा।
इसी जिले में बेचोगे, बाकी कहीं नहीं बेचोगे। ठीक है, ताकि वस्तुओं की कमी दूर की जा सके। तो जो विभेदकारी कानून है वो बनाने का संसद को हक दिया। अब संसद के पास पब्लिक इंटरेस्ट में भी कानून बनाने का हक आ गया, और विभेदकारी कानून बनाने का हक भी उसे 303 सेक्शन 2 से मिल गया। काहे के लिए? वस्तुओं की अनुपलब्धता, इसको समाप्त करने के लिए। अब लोकहित में संसद ने कानून बनाया, ये मानकर चला जाएगा संसद ने, क्योंकि कानून इसके पक्ष में प्रजम्पशन रहता है कि वो लोकहित में ही बना है। आप अगर ये कहते हैं कि वो लोकहित में नहीं है, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ, किसी प्राइवेट पर्पस को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया है, तो ये आपको साबित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रजम्पशन है, और प्रजम्पशन आप जानते हैं कि जिस भी तथ्य को प्रत्युम किया जाएगा, जिस भी तथ्य को उद्धारित किया जाएगा, वो तथ्य अस्तित्व में है, ये मानकर चला जाएगा। ये हम लोगों ने एविडेंस एक्ट में पढ़ा था। और जो ये कहता है कि वो तथ्य अस्तित्व में नहीं है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो ये साबित करें कि वो तथ्य अस्तित्व में नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द स्टैट्यूट ये प्रिज्यूम हो गई, तो फिर आप पर जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि दिस इनेक्टमेंट हैज बीन इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर टू सेटिस्फाई ए प्राइवेट पर्पस। इसलिए संसद अगर कोई टैक्स लगाती है तो माना जाएगा टैक्स लोकहित में है, क्योंकि टैक्स आवश्यक रूप से लोकहित में ही होता है, क्योंकि टैक्स के जो प्रोसीड्स आएंगे वो प्रधानमंत्री की जेब में थोड़ी चले जाएंगे। हालांकि फेसबुकिए मूर्ख ऐसा ही प्रचार करते हैं, मानो वो सरकार की जेब में जाएगा। ठीक है, वो टैक्स हमेशा लोकहित में माना जाता है। लेकिन अगर विभेद पैदा हो रहा है टैक्स से, तो फिर 303 सबसेक्शन 2 भले ही पार्लियामेंट ने बनाया, क्योंकि फिर तो आप विभेद तो केवल एक सूरत में कर सकते हैं कि वस्तुओं की कमी ये दूर करने के लिए, बाकी तो कर ही नहीं सकते। और इसी मुद्दे पर सेंट्रल सेल्स एक्ट 2 बार चैलेंज हुआ है। आपकी किताबों में लिखा है सेंट्रल सेल्स एक्ट क्या कहता था कि आप पर सेंट्रल सेल्स एक्ट टैक्स, अब तो सेंट्रल सेल्स टैक्स बचे नहीं, तो जीएसटी आ गया, ये तो बातें पुरानी हो गई। अब तो जीएसटी की दर सब जगह एक जैसी हो गई, इसीलिए सेल टैक्स खत्म किया गया कि उसकी दरें बदलती जाती थी। ये उन जमानों की बात है, लेकिन हम लोगों को समझ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल समझने के लिए वो जरूरी है, उपयोगी है, उसे समझ लेते हैं। तो सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसके संबंध में केंद्रीय विधायिका ने कानून बनाया और ये कहा कि मैक्सिमम 10% की रेट पर वसूला जाएगा अगर सेल किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को की जाती है। जो डीलर अनरजिस्टर्ड है, यहां उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में बैठे हुए अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल हुई, तो बिक्री चूंकि यहां हुई, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का हक है। तो उन्होंने कहा सेंट्रल सेल्स टैक्स 10% का रेट रहेगा, लेकिन जहां बिक्री हुई वहां स्टेट गवर्नमेंट का अगर जो सेल टैक्स है उसकी दर ऊंची है, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट की नीची है, किंतु सेंट्रल सेल्स टैक्स की 10%, ठीक है। तो इन दोनों में जो ज्यादा हो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है, जो ज्यादा हो। यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्सिंग रेट है वो और 10%, इनमें जो ज्यादा हो उस पर वसूला जाएगा। 10% से ज्यादा सभी स्टेट ने लगा रखा था, इसीलिए उन्होंने 10% सेलेक्ट किया, ठीक है। अब स्थिति यह आई है कि यह कहा गया, आपने क्या कहा है, जो ज्यादा हो उस पर लगेगा। अब उत्तर प्रदेश में मानिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो सेल टैक्स है वो 14% है,
मध्य प्रदेश में 12% है, तमिलनाडु में 13% है, उड़ीसा में, ठीक है, 10 से कम कहीं था ही नहीं, 11 है। अब जो ज्यादा हो वो लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा केंद्र विभेदकारी, ये ठीक है, ये सही है कि टैक्स लोकहित में है, ठीक है। तो भले ही ये रेगुलेटरी एंड कंपल्सरी नहीं है, फिर भी लगाया जा सकता है 302 की ताकत से, ठीक। लेकिन विभेदकारी कैसे लगा देंगे? विभेदकारी तो तभी लगाएंगे जब 303 सबसेक्शन 2 संतुष्ट होता हो, और 303 सबसेक्शन 2 का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। 303 सबसेक्शन 2 कहता है कि वस्तुओं की अनुपलब्धता, इसको दूर करने के लिए आप विभेदकारी, ठीक है, अधिनियमन ये कर सकते हैं। आपका तो ये मामला 302 की शक्ति के उपयोग में किया गया बताया जाता है, लेकिन 303 सबसेक्शन 1 कहता है कि आप इस तरह 302 की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 303 सबसेक्शन 1 कहता है कि राज्य हो या केंद्र हो, दोनों के विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो एक राज्य को दूसरे से अधिमान देता हो। वो लोकहित में अपेक्षित है या नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि 302 भी गवर्न होगा ना 303 सबसेक्शन 1 से। तो हमने मान लिया टैक्स लोकहित में अपेक्षित है, लेकिन 303 सबसेक्शन 1 का भी तो ध्यान रखोगे। आप ताकत का उपयोग करोगे, प्रतिबंध नहीं मानोगे, कैसे चलेगा? तो 303 सबसेक्शन 1 भी तो है, आप विवाद कैसे कर रहे हो? और अगर कर रहे हो तो 303 सबसेक्शन 2 ये संतुष्ट होना चाहिए। आप वस्तुओं की कमी दूर करने के लिए करो ऐसा, वो तो आप कर नहीं रहे। और चूंकि आप करो विचेवर इज हायर, तो उत्तर प्रदेश में 14% टैक्स हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का 14% है, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स वो भी 14 हो जाएगा। जहां 11 है वहां 11 हो जाएगा, जहां 12 है वहां 12 हो जाएगा। और सेंट्रल सेल्स टैक्स 10 ही रहेगा अगर स्टेट गवर्नमेंट का 5 हो, जो कि कहीं था ही नहीं। ये विभेदकारी व्यवस्था है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये प्रश्न उठा, कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं है, विभेदकारी है। इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यों को यह हक दिया गया है, उनका सेंट्रल सेल्स टैक्स कहने को सेंट्रल सेल्स टैक्स होता है, उसे लगाने का, उसे वसूल करने का और उसे अपने पास बनाए रखने का और अपने आप उपयोग करने का हक राज्यों का होता है। उसमें अधिकांश हिस्सा राज्य को मिलता है, बहुत कम केंद्र को मिलता है। राज्य उनकी मशीनरी, वही सेंट्रल के जो विकास के काम हैं उनको करने के लिए उपयोग की जाती है। तो राज्यों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, ये लोकहित में अपेक्षित है, इसलिए 302 बिल्कुल संतुष्ट है। और दूसरी चीज, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट को ही टैक्स लगाने का हक है, सेंटर ने 10% ही बताया है, सेंटर ने कुछ नहीं कहा, सेंटर ने कहा 10% और विचेवर इज हायर। अगर स्टेट, तो लगाने का, एक्चुअल इंपोज करने का हक किसे? स्टेट को। तो स्टेट अगर चाहते हैं कि वहां 10% ही रहे सब जगह, तो स्टेट कम कर देना अपनी अपनी दरें, अपनी अपनी दरें कम कर दो, 10% पे आ जाएगा, ठीक है ना। सेंटर ने तो नहीं कहा। और अगर तुम लोग सब 10% से भी नीचे ले आओगे तो सेंट्रल सेल टैक्स की तब भी 10% हो गई, तब तो पूरे देश में एक हो ही गई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि एक अच्छे उद्देश्य से, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ताकि राज्य ज्यादा टैक्सेशन करके, ठीक है, क्योंकि अगर तुम ज्यादा लगाओगे और उड़ीसा का कम होगा, वहां 11% ही है, मानिए वहां 11% है और तुम्हारा 14 है, तो आदमी उड़ीसा से नहीं खरीद लेगा, तुम्हारे यहां खरीदेगा ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे यहां खरीदे तो 14% स्टेट गवर्नमेंट का दे, 14% ही सीएसटी दे, सेंट्रल सेल्स टैक्स।
उसे तो पड़ा 28%, और 28% जब वो सेल टैक्स देगा तो फिर दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे तो वो कोई क्यों खरीदेगा? वही माल वो उड़ीसा से नहीं खरीद लेगा। वहां उड़ीसा में 11% और 10%, 21% बैठा, दाम अपने आप नीचे आ गए। तो उत्तर प्रदेश अपने आप सेल टैक्स की दरें घटाएगा अगर अपने आप व्यापार चाहेगा। और ये देखने से ऐसा लग रहा है कि व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो व्यापार को फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये एकदम ठीक है। इसमें 303 सबसेक्शन 1 इसका उल्लंघन हुआ ही नहीं, क्योंकि अधिमान दिया ही नहीं है, केंद्र ने कोई अधिमान नहीं दिया, केंद्र का 10%। हां, अगर केंद्र ने ही स्वयं टैक्स लगाए होते डिफरेंट, तब बात अलग हो जाती। केंद्र ने तो 10% फिक्स कर दिया और बाकी स्टेट पर छोड़ दिया, आप देता चाहो करो। इसलिए कोई अधिमान दिया ही नहीं गया, तो 303 सबसेक्शन 1 अट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो 303 सबसेक्शन 2 की सवाल ही नहीं है। और विधान की ताकत 303 वो 302 से आई है, क्योंकि टैक्स लोकहित में है, ये माना ही जाएगा, ठीक है। उदाहरणों की बहुलता से कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स हैव बीन रिटन इन योर बुक्स, बट द बेसिक प्रिंसिपल must be understood by you. Basic principle is Parliament can enact a law which is regulatory and compulsory in nature under Article 301, and to satisfy the public interest they can also enact a law under Article 302 which has no relation, ठीक है, with the flow of आपका ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड दे कैन पास आल्सो ए डिस्क्रिमिनेटरी लॉ टू अवॉइड द स्कैरसिटी ऑफ द गुड्स अंडर आर्टिकल 302, बट एक्सेप्ट टू अवॉइड द स्कैरसिटी ऑफ द गुड्स they can't pass any law to make a discrimination among the states, whether they are parliament or the state legislature under article 303 subsection 1. And now the section 304 and 305 यही बचे हैं, और इन पर चर्चा अब कल ही संभव है। कल हम लोग बात करेंगे, और ईश्वर चाहेगा तो कल ये खत्म होगा।